हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पाउली का अपवर्जन नियम। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था ओहम का नियम। तो ओहम नियम के अंदर हमने क्या देखा था कि वो इलेक्ट्रॉन हैं वो कक्षक के अंदर किस तरह से प्रवेश करते हैं। तो वो ये नियम भी इसी पर आधारित है कि भी इलेक्ट्रॉन हैं वो किस नियम के आधार से कक्षक के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो यह नियम है वो किसने दिया था? वोल्फगंग पाउली नामक वैज्ञानिक थे। इसलिए इनके नाम के पाउली से इसका नियम क्या बन गया था? पाउली का अपवर्जन नियम। तो देखो इसके अंदर क्या था कि कक्षकों में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर आधारित है? अपवर्जन नियम पर आधारित है। यानी जो भी कक्षक होंगे उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो किस नियम पर आधारित है? इसे पाउली के अपवर्जन नियम पर आधारित है। ठीक है, तो इन्होंने देखो क्या कहा था, इन्होंने क्या नियम दिया था? इन्होंने क्या कहा कि किसी परमाणु में पाए जाने वाले दो इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी परमाणु में पाए जाने वाले दो इलेक्ट्रॉन, या आप इस तरह से कह सकते हो कि किसी परमाणु के कक्षक में पाए जाने वाले दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? पाउली का अपवर्जन नियम। यानी आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि किसी एक कक्षक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगी? पहली तीन क्वांटम संख्या है वो तो क्या हो सकती है? समान हो सकती है। ठीक है, लेकिन चौथी जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो क्या होगी? इनकी भिन्न भिन्न होगी, भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, तो ये जो नाम आ रहा है क्वांटम संख्या नाम आ रहा है, जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है कि ये क्वांटम संख्या क्या होती है तो नीचे लिंक पर जाकर आप इस वीडियो को देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वांटम संख्या है वो क्या होती है। तो इन्होंने क्या नियम दिया था कि भी एक कक्षक या परमाणु में पाए जाने वाले दो इलेक्ट्रॉनों की पहली तीन क्वांटम संख्या तो समान हो सकती है, लेकिन चौथी जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। जैसे इस कक्षक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, मान लो कि ये कौन सा कक्षक है? 3s है। 3s से उपकोष ले लिया हमने। तो इसके अंदर आप देखो n का मान क्या होगा? 3 होगा। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों को होगा 3 मान। ठीक है, उसके बाद l का मान क्या होगा? मैंने पहले ही बताया था आपको कि s, p, d और f चार उपकोष होते हैं हमारे पास। उनमें से s का l का मान रहता है 0, p के लिए रहता है 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। ठीक है, तो l के लिए s है तो क्या क्या मान बनेगा? 0। दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद m का मान क्या होता है? -l से +l तक। तो m का मान भी क्या आएगा? l 0 है तो m भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब बात आती है चक्रण क्वांटम संख्या। जो चौथी क्वांटम संख्या है वो क्या होगी? यानी s क्या होगा? तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी कक्षक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन का चिन्ह यानी ऊपर की तरफ है उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान होगा +12 और नीचे की तरफ इस तरह है तो उसके लिए क्या होगा? -12 होगा। ठीक है, तो इनकी होगी ना अलग अलग। पहले के लिए क्या होगी? +12 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी? -12। तो पाउली का अपवर्जन नियम क्या समझाना चाहता है कि भी किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन या किसी परमाणु के कक्षक में पाए जाने वाले दो इलेक्ट्रॉनों की पहली तीन क्वांटम संख्या समान हो सकती है। ये देखो समान है, दोनों की समान है, लेकिन चौथी जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। यही क्या है? पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, और इन्होंने साथ में यह भी बताया था कि किसी भी उपकोष या किसी भी कक्षक के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं, या किसी उपकोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं।
तो किसी कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो उसको निकालने के लिए इन्हें फॉर्मूला दिया था 2n²। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। यहां पर जो n है, n का मतलब क्या है, n का मतलब है कोषों की संख्या। n का मतलब क्या है, कोषों की संख्या। जैसे मान लो कि अपने को दे दिया जाए कि n बराबर 1 है, यानी कोष, पहले कोष की अगर बात करें कि पहले कोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आप इस फॉर्मूले के अंदर रखकर देख लो। 2 n का मान कितना है 1, यानी 2 into 1 कितना होगा 2। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा पहले कोष के अंदर 2। अगर हमारे पास आ जाए जैसे n बराबर 2, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में रखो आप 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4, 2 into 4, यानी दूसरे कोष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से n का मान 3 दिया हो तो भी इस फॉर्मूले के आधार पर हम बता सकते हैं कि तीसरे कोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से ये पाउली का नियम था, जिसमें हमने क्या क्या सीख लिया है कि वे पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है, किसी कक्षक में पाए जाने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों की पहली 3 क्वांटम संख्या तो समान हो सकती है, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या समान नहीं होगी। ठीक है, और उन्होंने साथ में ये बता दिया कि कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का हम पता कैसे करेंगे, कौन से फॉर्मूले से, 2n²। ठीक है, इसी के साथ एक नियम और आया था हुंड का नियम। इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता चुका हूं आपको। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी। तो आगे हम बात करें हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है, तो इसके अंदर यह नियम दिया था कि एक ही उपकोष के कक्षकों को भरने के लिए दिया गया था कि एक ही उपकोष के कक्षक हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन हमें किस तरह से भरेंगे, उनके आधार पर यह नियम दिया गया था। जो उपकोष होते हैं जिनके मतलब एक ही उपकोष है और उसके अंदर कक्षक पाए जाते हैं, इनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, और समान ऊर्जा वाले कक्षकों को हम क्या बोलते हैं, समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश कक्षक या डिजेनेरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना कि जब मान लो कि समान ऊर्जा वाले कक्षक आ जाते हैं तो उनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरेंगे। तो देखो हुंड ने क्या कहा था, हुंड ने क्या कहा कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों के अंदर आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो उन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं करोगे जब तक सभी कक्षक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। यानी जैसे मान लो मैंने एक उपकोष ले लिया, ठीक है, और उनकी ऊर्जा क्या, उनके अंदर पाए जाने वाले कक्षकों की ऊर्जा क्या है, समान है। ठीक है, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हुंड के नियम ने क्या कहा कि उन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं करेंगे जब तक सभी कक्षकों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दूसरे कक्षक के अंदर भरेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहां करेंगे तो क्या होगा, इसका युग्मन यही हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद युग्मन शुरू करना है। तो यहाँ देखो सभी में एक एक भर दिया, इसमें भी और इसमें। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 5, और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो छठा इलेक्ट्रॉन कहां करेंगे, वापस यहां से युग्मन होना शुरू होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि उनके नियम की पालना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो कि जिन कक्षकों की ऊर्जा समान होती है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरते वक्त हम क्या ध्यान रखेंगे कि पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होना शुरू होगा। ठीक है, इस तरह से डी के अंदर देखो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए, पी उपकोष दिया हो तो उसके अंदर अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हम देखो कैसे युग्मन करेंगे। पी उपकोष के अंदर आपको पता है कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, तो पहला इसके अंदर, दूसरा, तीसरा और फिर चौथा यहां से शुरू करें। ठीक है, तो इस आधार पर हम एफ के अंदर, जैसे मान लो कि एफ है, एफ उपकोष के अंदर हमारे पास कक्षक कितने होते हैं, 7।
7 कक्षक होते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने दे दिया कि आपके कोष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आप क्या करोगे, पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर यहां से युग्मन करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये नियम था कुंड के अधिकता की बहुता का नियम, जिसके आधार पर यह बताया था कि भी पहले समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और उसके बाद युग्मन होना शुरू। तो उम्मीद है आपको पाउली का नियम एवं हुंड का नियम दोनों समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इससे रिलेटिव है ओबो का नियम है, वो पहले के वीडियो में है। अगर आपको अच्छे समझना है तो पहले के 2-3 वीडियो वो आसानी से आप देखकर लिंक के अंदर जाकर देखो, ताकि ये टॉपिक है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट दे देना, ताकि मैं अगले वीडियो के अंदर आपका वो चीज बता दूंगी। कोई भी दिक्कत होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंटों तक ये क्लास पहुंचे। और जो स्टूडेंट घर बैठे हैं, क्योंकि कोरोना काल के अंदर जो स्टूडेंट घर पर बैठे हैं, विद्यालय या कोचिंग नहीं जा रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और इस चैनल को जो राजेंद्र कुमावत के नाम से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास मैसेज पहुंच जाए, ठीक है। धन्यवाद।